प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए संकेतांक 822 आइए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो देख रहे हैं ये प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है, तो इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न दिया है। देख रहे हैं पहले प्रश्न में कह रहा किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या 2 होती है। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देख रहे दूसरे प्रश्न में दिया है बिंदु 7 3 की y अक्ष से दूरी होगी। तो किसी भी बिंदु की अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो y अक्ष से दूरी भुज का मान होती है। अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि का मान होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी सदैव भुज का मान होगा। तो देख रहे हैं भुज 7 दिया है, 7 विकल्प नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 का विकल्प सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में कह रहा यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कास थीटा तो कोसेक थीटा का मान होगा। देख रहे हैं यहाँ पर दिया है पी साइन थीटा बराबर क्यू कास थीटा, तो दिया है चूंकि देख रहे दिया है पी साइन थीटा बराबर क्यू कास थीटा। कास थीटा को यदि हम पक्षांतर कर लें तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्यू, और पी पक्षांतर करेंगे गुणा में है, पक्षांतर में भाग में जाएगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर जानते हैं टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्यू बटे पी। अब पूछ रहा कोसेक थीटा का मान। तो देख रहे हैं त्रिभुज बनाकर हम निकाल लेते हैं। ये त्रिभुज में आप देखें टेन थीटा का मान दिया है। इस कोण को यदि थीटा मान लिया जाए तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब देख रहे हैं क्यू मिल जाएगा, आधार का मान पी। अब यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि कर्ण की माप निकालेंगे तो मिलेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कोसेक थीटा, अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालें तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण देख रहे हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और लंब की माप क्यू है। तो इस प्रकार से अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू, ये आप देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प ए सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में पूछ रहा है टेन 1 अंश, टेन 2 अंश, टेन 3 अंश एंड सो ऑन, टेन 88 अंश, टेन 89 अंश का मान होगा। तो देख रहे हैं 1 अंश से लेकर 89 अंश तक दिए हैं। अगर देखा जाए तो टोटल कोणों की संख्या 89 है। तो 89 आप देख रहे हैं एक विषम संख्या है। इसमें अगर हम मध्य पद की बात करें तो 89 प्लस 1 90 बटे 2 करेंगे 45। तो सबसे मध्य में 45 अंश मिलेगा, अर्थात टेन 45 अंश सबसे मध्य में आएगा। तो यहाँ पर टेन 1 और टेन 89 को यदि हम एक साथ कर लें, टेन 1 अंश इंटू टेन 89 अंश, इसी प्रकार प्रारंभ से दूसरा और अंत से दूसरा, इनको हम पास पास लिखें तो टेन 2 अंश इंटू टेन 88 अंश, टेन 88 अंश एंड सो ऑन, लास्ट में देख रहे हैं टेन 45 अंश। अब इसको यदि हम सरल करते हैं, टेन 1 अंश देख रहे हैं टेन थीटा को यदि हम कॉट थीटा के रूप में बदलें या 89 को चेंज कर लेते हैं तो देख रहे हैं टेन 1 अंश इंटू टेन 89 है, टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 अंश माइनस 89 अंश। इसी प्रकार देख रहे हैं टेन 2 अंश इंटू टेन 88 अंश, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 अंश माइनस 88 अंश एंड सो ऑन। लास्ट में टेन 45 अंश का मान जानते हैं 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यदि सरल करते हैं तो सरल करने पर देख रहे हैं टेन 1 अंश इंटू काट 90 माइनस 89, काट 90 से 89 घटाएंगे, काट 1 अंश मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा ब्रैकेट टेन 2 अंश इंटू काट 90 से 88 घटाएंगे तो काट 2 अंश मिलेगा एंड सो ऑन। इस प्रकार से देखें लास्ट में 1 मिल जाएगा।
और टेन थीटा काट थीटा का गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर मिलेगा। टेन 2 अंश काट 2 अंश का गुणनफल 1 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से देख रहे हैं लास्ट में 1 मिलेगा। तो 1 और 1 का गुणनफल करते जाएंगे तो बराबर 1 के मिलेगा। और 1 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न का विकल्प डी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न भी कह रहा है यदि समीकरण 3x² + 5x - q बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। तो देख रहे हैं चूंकि समीकरण के मूल समान हैं और समीकरण के मूल तब समान होते हैं जब विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होता है। सबसे पहले इस दिए हुए समीकरण की मानक द्विघात समीकरण से यदि हम तुलना करें तो देख रहे हैं ax² + bx + c बराबर 0 से अगर तुलना करते हैं a बराबर 3 मिल जाएगा और b का मान देख रहे हैं 5 और c की जगह -q। चूंकि कह रहा समीकरण के मूल समान हैं, चूंकि समीकरण के मूल समान हैं इसलिए b² - 4ac बराबर 0 की होगी। मान रख देते हैं। b का मान देख रहे हैं 5 है, 5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 है और c का मान देख रहे हैं -q बराबर 0। इसको सरल करेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस मिल जाएगा 4 × 12 q बराबर 0। इस प्रकार से देख रहे हैं 12q बराबर 25 पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा तो q बराबर मिल जाएगा -25/12। q बराबर -25/12 और -25/12 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 6 है क्या समांतर श्रेणी -62, -59 एंड सो ऑन 7, 10 का 11वां पद होगा। तो देख रहे हैं समांतर श्रेणी दी है जिसमें प्रथम पद a बराबर a का मान देख रहे हैं -62 है। सार्वांतर d निकालेंगे तो d बराबर जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद -59 माइनस घटाएंगे -62 तो देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस प्रकार से -59 + 62 ये बराबर मिल जाएगा 59 3 62। तो देख रहे हैं डी का मान 3 मिल जाता है और पूछ रहा है 11वां पद। तो देख रहे हैं n बराबर 11 है। हमको 11वें पद का मान निकालना है। फार्मूला जानते हैं Tn = होता है a + n - 1 × d। देख रहे हैं 11वां पद निकालना है तो t11 बराबर बन जाएगा a का मान देख रहे हैं -62 प्लस 11 - 1 अर्थात 10 × d और सार्वांतर d का मान देख रहे हैं 3 मिला है। तो इस प्रकार से -62 प्लस 10 33 -62 + 30 बराबर मिल जाएगा -32 के और -32 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का विकल्प बी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में पीई अर्थात घटना ई की प्रायिकता दी है 0.05 तो पीई बार का मान होगा। हम जानते हैं इसके लिए फार्मूला है पीई प्लस पीई बार = 1 के होता है। इसमें मान रख देंगे तो देख रहे हैं पीई का मान दिया है 0.05 प्लस पीई बार = 1 तो पीई बार = 1 माइनस पक्षांतर करेंगे तो 0.05। तो इस प्रकार से देख रहे हैं घटाएंगे तो 10 से 5 घटा 5 बचेगा 9 दशमलव इधर 0 मिल जाएगा तो 0.95 और 0.95 देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है। देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है 8वें प्रश्न में कह रहा एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देख रहे हैं थैला दिया है और थैले के अंदर कह रहा 3 लाल गेंद हैं। इसमें 3 लाल गेंद दी हैं, 3 लाल हैं और प्लस 5 काली गेंद हैं। इसमें 5 काली गेंद दी हैं।
तो इस प्रकार से गेंदों की अगर कुल संख्या देखेंगे तो 3 + 5 अर्थात 8 गेंद कुल होंगी। पूछ रहा है गेंद के एक गेंद निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभीष्ट प्रायिकता पीई बराबर हम जानते हैं अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। तो देख रहे हैं चूंकि लाल गेंदों की संख्या 3 है तो अनुकूल ढंग 3 मिल जाएगा, जबकि कुल गेंदें 5 3 8 हैं, तो 8 में से कोई भी गेंद निकल सकती है। तो अभीष्ट प्रायिकता का मान 3/8 आएगा, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है, 9वें में कह रहा चित्र में डीई समांतर बीसी तो सीई की माप होगी। हमने प्रमेय पढ़ा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्योंकि डीई बीसी के समांतर है इसलिए एडी और डीबी का जो अनुपात होगा वही एई और ईसी का अनुपात होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 13 3 39 अर्थात डीबी एडी का 3 गुना है। इसी प्रकार से सीई एई का 3 गुना होगी। तो देख रहे हैं 15 3 45 अर्थात 4.5 सीई का मान होगा और 4.5 देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 का विकल्प डी सही है। देख रहे हैं ना, क्योंकि 13 3 39 15 3 45 4.5 सही होगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है। देख रहे 10वें प्रश्न में दिया है कि चित्र में त्रिभुज यम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण यम कोण क्यू बराबर 70 अंश। तो देख रहे हैं कोण यम और दूसरे त्रिभुज का कोण क्यू ये दोनों समान हैं। एम एन 3 दिया है, देख रहे हैं एम एन की माप 3 है, एम एल 4.5 है, पी क्यू 2 के बराबर है, क्यू आर 3 है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो देख रहे हैं त्रिभुज एन एम एल के समरूप कौन सा होगा ये हमको देखना है। तो देख रहे हैं त्रिभुज यन यम यल, तो चूंकि देख रहे हैं यम कोण के बराबर कोण क्यू है तो इसका अर्थ है तो एम के संगत तो क्यू मिलेगा अर्थात मध्य में जो है क्यू आएगा। फिर देख रहे हैं एन एम और एम एल का जो अनुपात है 3:4.2 अर्थात 2:3 कह सकते हैं। इसी प्रकार पी क्यू और क्यू आर का अनुपात 2:3 का है। तो इसका मतलब एन एम के संगत पी क्यू होगी और एम एल के संगत क्यू आर होगी। तो एन एम के स्थान पर हम पी क्यू लिखेंगे, पहले नाम पी क्यू आ जाएगा, इसके बाद आर होगा। तो यन यम यल समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यन यम यल समरूप देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर, जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम 11वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 11 में दिया है, प्रश्न नंबर 11 है, 11 में कह रहा 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। तो देख रहे हैं व्यास दिया है 1/2 सेंटीमीटर। तो यदि इसकी हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या व्यास का आधी होती है, 1/2 का आधा करेंगे 1/4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और गोले का पृष्ठ बराबर होता है 4πr²। मान रख देंगे 4π इंटू आर का मान देख रहे हैं 1/4 है, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करके लिखेंगे, 1 4 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं 12वें प्रश्न में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर त्रिज्या आर बराबर दी है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 30 अंश। संगत चाप की माप पूछ रहा है, तो संगत चाप की माप सी बराबर होता है 2πr इंटू थीटा बटे 360 अंश। इसी में मान रख देंगे। तो देख रहे हैं 2πr का मान 6 दिया है इंटू थीटा का मान 30 अंश बटे 360 अंश। सरल करेंगे तो देख रहे हैं क्षेत्रिक 18 दूनाई 36 अर्थात ये गुणनफल 360 के बराबर है। 360 कट जाएगा तो चाप की लंबाई मिल जाएगी पाई सेंटीमीटर और पाई सेंटीमीटर देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का विकल्प डी सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में देखने दिया है, प्रश्न नंबर 13 है,
प्रश्न नंबर 13 में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप होगी। तो देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा। तो सबसे पहले तो समझिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया है। इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए हम इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या की माप 5 सेंटीमीटर दी है और केंद्र O 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से क्या बिंदु Q पर मिलती है। तो ये स्पर्श रेखा है PQ और केंद्र से जाने वाली एक रेखा से क्या बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ 12 सेंटीमीटर है तो देख रहे हैं ये केंद्र से जाने वाली एक रेखा है जिसमें OQ की माप क्या 12 सेंटीमीटर है। तो हमको PQ की माप ज्ञात करना है। तो अब आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए 90 अंश का कोण होगा। अब इस समकोण त्रिभुज OPQ में यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा दें तो क्योंकि देख रहे हैं 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है तो इसमें PQ बराबर मिल जाएगा PQ बराबर अंडर रूट OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, मान रख देंगे। तो देख रहे हैं PQ बराबर अंडर रूट OQ की माप 12 है, 12 का स्क्वायर जानते हैं 144 माइनस OP 5 है, 5 का स्क्वायर 25। तो 144 से 25 घटाएंगे तो देख रहे हैं मिल जाएगा अंडर रूट 14 से 5 घटा 9 और 3 से 2 घटाए तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें में कह रहा संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा। तो 182 और 78 ये दो संख्याओं का हमको HCF निकालना है। तो देख रहे हैं 182 के हम खंड करते हैं, 2 नहीं 18 और 2 एकम 2। इसके बाद 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 9 21 हो जाता है, 7 त्रिक 21। तो इसके खंड 2 7 13, फिर 78 के खंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नहीं 18। फिर देख रहे हैं 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। तो देख रहे हैं 182 और 78 के इस प्रकार खंड हो जाते हैं। पूछ रहा HCF अर्थात मासा। HCF बराबर होता है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक तो 2 दोनों में है, उसके बाद 13 दोनों में मिल रहा है। तो 2 गुणे 13, 13 दुनाई 26। तो देख रहे हैं दोनों संख्याओं का HCF 26 होगा और 26 हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। देख रहे हैं 15वें प्रश्न में दिया है, 15वें में कह एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर लिखें तो 2 पाई RH, मान रख देंगे 2 पाई R, त्रिज्या देख रहे हैं 3.5 है, इंटू H 8.4। सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं 2 में 3.5 का गुना करेंगे, 35 दुनाई 70, 7 मिल जाएगा, 7 चौक 28, 7 अठे 56, 56 2 58। तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहे हैं 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 15 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 16 में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देख रहे हैं त्रिज्या r है 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर यदि लिखें तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश होता है। यदि इसमें हम मान रख दें पाई, देखिए सारे विकल्प पाई में ही दिए हैं, पाई लिखे रहेंगे। आर का मान 4 है और देख रहे हैं 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, इंटू थीटा का मान 60 अंश बटे 360। सरल करेंगे
6 6 36 और 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16। तो देख रहे हैं 8 पाई बटे 3 बराबर 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न 16 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न यदि देखें तो देख रहे हैं 17वें प्रश्न में दिया है कि आप द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण होगा। द्विघात समीकरण दिया है और इसका विविक्तीकरण पूछ रहा है। तो देख रहे हैं यदि तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a का मान 1 मिल जाएगा, b का मान भी देख रहे हैं 1 है और c का मान -1। विविक्तीकरण b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें यदि मान रख दें तो देख रहे हैं b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 इंटू c का मान देख रहे हैं -1। सरल करते हैं तो सरल करने में 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस बन जाएगा और देख रहे हैं 4 1 कम 4, तो 1 + 4 बराबर 5 मिल जाता है। और यदि आप 5 की बात करें तो देख रहे हैं इसमें 5 किसी भी विकल्प में नहीं दिया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं प्रश्न नंबर 17 में कोई विकल्प नहीं सही है। और यदि यहाँ पर प्लस का निशान होता, माइनस के स्थान पर प्लस होता, सी का मान यदि प्लस में मिलता तो यहाँ प्लस में रखते, तब हमारा 1 - 4 अर्थात -3 आता। उस स्थिति में भी देख रहे हैं कोई विकल्प नहीं दिया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रश्न नंबर 17 में सारे विकल्प गलत हैं। इसमें सभी विकल्प इस प्रश्न के गलत हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 में क्या द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। देखिए द्विघात समीकरण दिया है और मूलों का योगफल पूछ रहा है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल बराबर होता है, इसका फार्मूला है मूलों का योग बराबर -x का गुणांक -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो ये मूलों के योग का फार्मूला है। मान रख देंगे तो माइनस देख रहे हैं x का गुणांक है -4 बटे x स्क्वायर का गुणांक देख रहे हैं 4 दिया है। तो इस प्रकार से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 बटे 4 काट देंगे, 1 के बराबर मिलेगा। तो मूलों का योगफल देख रहे हैं 1 के बराबर मिलेगा और 1 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में देख रहे दिया है 19वें प्रश्न में क्या निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। तो इस सारणी का हमको माध्य निकालना है अर्थात समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग अंतराल दिए हैं, तो इसमें हमको मध्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इसका हम मध्यमान निकाल लें तो देख रहे हैं 0 से 10 का मध्यमान 5 मिल जाएगा। ये मध्यमान x का कॉलम 1 बनाएंगे। 10 से 20 का 15 मिलेगा। 20 से 30 का मध्यमान 25 आ जाएगा। 30 से 40 के बीच 35 मिलेगा। 40 से 45 के बीच 40 से 50 के बीच 45 आ जाएगा। आप देख रहे हैं बारंबारता f गुणे x का एक कॉलम यदि निकालें तो देख रहे हैं 5 चौको 20, फिर 15 सत्ते देख रहे हैं 15 सत्ते 105, फिर 25 5 का गुणा करेंगे 25 पंचे 125, 8 और 35 का गुणा करेंगे 8 पंच 40, 8 त्रिक 24, 24 4 28। इसके बाद 6 में 45 से गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 हासिल जोड़ेंगे तो 24 3 27। इस प्रकार से fx और f इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो देख रहे हैं यदि हम बारंबारताओं का योगफल निकालें तो 4 7 11, 11 5 16, 16 8 24, 24 6 30। तो देख रहे हैं सिग्मा f बराबर 30 मिल जाता है। अब हम सिग्मा fx का मान निकालेंगे। देख रहे हैं इनको जोड़ेंगे 20 105 125 280 और 270 को। सबसे पहले हम इकाई का अंक जोड़ लेते हैं तो देख रहे हैं 5 5 10 के 0 मिल जाएगा। इसके बाद हासिल 1 मिला, 1 7 8 8 16, 16 2 18 और 18 2 20, 20 के 0 हासिल 2 मिल जाएंगे तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8। तो देख रहे हैं 800 मिल जाता है। अब हम माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर आप जानते हैं माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। मान रख देंगे 800 बटे
30, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 80/3 को यदि सरल करें तो देख रहे हैं 3 का भाग 80 में देंगे, 3 दुनाई 6, 2 8 20 हो जाएगा, तीछा का 18, फिर देख रहे हैं 2 शेष बचता है तो 26.66 ये मान मिलेगा। और ये देख रहे हैं आप विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 19 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न देखते हैं और ये खंड आ का अंतिम प्रश्न होगा। तो देख रहे हैं 20वें प्रश्न में अगर देखें तो कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग का निर्धारण हम जानते हैं संचयी बारंबारता के कालम से होगा। तो इस कालम में हम संचयी बारंबारता CF का मान निकालेंगे। तो जानते हैं पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती है। 8 मिल जाएगा, फिर 8 6 जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 11 जोड़ेंगे तो 14 10 24 1 25, 25 में 18 जोड़ेंगे, देखिए 25 10 35, 35 8 मिलकर के 43 हो जाएगा। और 43 में 6 जोड़ देंगे 49। और देख रहे यदि बारंबारताओं का जोड़ करें तो 6 और 18, 18 6 24, 24 10 34 1 35, 35 6 41 8 49। तो देख रहे हैं इस प्रकार से बारंबारताओं का योग 49 के बराबर मिलता है, अर्थात n बराबर 49 है। अब यदि हम n/2 का मान निकालें तो n/2 बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 49/2 निकालेंगे तो 2 दुनाई 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 24.5। तो देख रहे 24.5 संचयी बारंबारता 25 के अंतर्गत होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। तो माध्यक वर्ग का मान 20 से 30 होगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 संकेतांक 822 आइए प्रश्न पत्र के खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल है। तो शेष खंड बा का हल हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। और यदि बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही पेपरों का हल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके और पेपर का हल आप आसानी से समझ सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।